लेकिन एक पॉइंट और है, जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा था, और ये एक पुराना यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत बातचीत होती है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज एक बहुत ही केपेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, क्या उन्हें उतना काम दिया जा रहा है या नहीं? तो जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि किसी भी एक्सटर्नल पॉलिसी को इवॉल्व करने के लिए एक हार्ड पावर होता है और एक सॉफ्ट पावर होता है, और ये समन्वय नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज में दिखता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। सी यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड नाइट इंडिया। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, एक्शन टेसा लेमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। HIV को खत्म करने की एक आयुर्वेदिक चिकित्सा भगवती आयुर्वेदिक प्राइवेट लिमिटेड। जम्मू में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, एक JCO शहीद, उसकी बेटी की भी फायरिंग में मौत, पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मसले पर अपने रुख पर कायम, हैदराबाद में हुई बैठक में मस्जिद शिफ्ट करने का प्रस्ताव खारिज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत, जनसभाओं के अलावा 2 मंदिरों और एक दरगाह पर टेकेंगे मत्था। जॉर्डन के बाद आज फिलिस्तीन पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने किया जोरदार स्वागत। जाट आरक्षण आंदोलन के ऐलान के बीच खुफिया एजेंसियों ने अमित शाह को किया अलर्ट, हरियाणा में दौरा न करने की दी सलाह। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा वनडे, आज टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका, 6 मैचों की सीरीज में 3-0 से आगे है मेहमान टीम। दिन की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं 10 से 11 देश हमारा लेकर। मैं हूं हुब्रा। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए ये सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी कंचन का। शुक्रिया हुमरा। तो चलिए नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में आज सुबह आतंकियों ने सेना के सुनजुरान मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया। आतंकी अभी भी आर्मी कैंप के अंदर एक मकान में छिपे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। इस हमले में एक जवान शहीद है, उनकी एक बेटी की भी मौत हो गई है। शहीद हुआ जवान JCO था। माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकियों ने यहां हमला किया है। बता दें कि पिछले कुछ समय से आतंकी लगातार सेना के कैंप को निशाना बना रहे हैं। श्रीनगर की सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी आतंकवादी के भागने को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार से जेलों की सुरक्षा सख्त करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लिखे गए खत में कहा गया है कि वह जेलों और कैदियों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा की समीक्षा करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मसले पर अपने रुख पर कायम है। हैदराबाद में हुई अहम बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस मसले पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं है। जहां एक और अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब का बड़ा बयान सामने आया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजी महबूब ने कहा है कि देश के लिए मुसलमान त्याग करेंगे। उन्होंने कहा है कि मार्च में उलेमा बैठक कर विवाद पर चर्चा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिलिस्तीन पहुंचेंगे, जहां वह प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वो रामलल्ला के यासीर अराफात म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से कर्नाटक के 4 दिनों के चुनावी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो 2 मंदिरों में और एक दरगाह में माथा टेकेंगे। राहुल गुजरात चुनाव की तरह ही कर्नाटक में भी भाजपा के खिलाफ आक्रामक शैली में दिखेंगे और राफेल समेत बीजेपी शासित राज्यों में भ्रष्टाचार पर उन्हें घेरेंगे। केंद्र सरकार ने अधिकारियों को सांसदों की इज्जत करने की नसीहत दी है। साथ ही गलत कामों की पैरवी करने वालों के आगे नहीं झुकने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि अधिकारी माननीयों के अनुचित काम के लिए दबाव बनाने पर नहीं झुके। यूपी के फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा सीट पर 11 मार्च को उपचुनाव होंगे। वहीं बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी 11 मार्च को ही होंगे। 11 मार्च को बिहार की भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों पर मतगणना 14 मार्च को होगी। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा है कि मुल्क में 1947 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है और देश में हालात अच्छे नहीं हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती है। आजम ने पूछा है कि आखिर 20 करोड़ मुसलमान कहां जाएं, उन्हें कौन देश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर दिल्ली सरकार और जीडीए से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर प्लान में संशोधन को लेकर सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिनों में जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस द्वारा सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गई प्राथमिकी के मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा। यूपी के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद के उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में कहा गया है कि जीवन बीमा पॉलिसी कराना या संपत्ति का बीमा कराना गैर इस्लामिक है। इस फतवे में कहा गया है कि जान माल और संपत्ति का बीमा कराना और करना दोनों ही इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और उसको गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवा को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले मारवा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने देश से प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप को मंजूरी दी है। आईआईटी, आईआईएसईआर और नीट जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप होगी। केंद्र सरकार ने 26,500 करोड़ रुपए की कर वसूली का लक्ष्य पूरा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले कुछ वर्षों से टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है जो सही से टैक्स अदा नहीं करते हैं। बिहार में भागलपुर के सबौर में धनंजय यादव की मौत के बाद करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी गाड़ियों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सूचना के बाद भारी पुलिस बल को तैनात कर हालत पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में यूरोलॉजी के रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। डॉक्टर्स का आरोप है कि घर के काम करवाने के साथ ही साथ प्रोफेसरों ने उन्हें ड्राइवर तक बना रखा है। राजस्थान के निम्बाहेड़ा में फूड पॉइजनिंग की वजह से 12 लोग बीमार हो गए, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। सभी लोगों ने एक कार्यक्रम में खाना खाया था। यूपी के मथुरा में एक अस्पताल में एक मरीज की पिटाई की तस्वीर सामने आई है। महिला का यहां कई दिनों से इलाज चल रहा था। महिला अस्पताल में जाना चाहती थी, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी उसे जबरन रोके रखना चाहते थे। इसी कहा सुनी के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी पिटाई कर दी। अब केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को सैरोगेसी के जरिए मां बनने पर 26 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलेगी। केंद्र सरकार के सभी विभागों को इस बात की जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्वी दिल्ली के विख्यात लेडी श्रीराम कॉलेज से मूलचंद की तरफ सबसे ज्यादा ईव टीजिंग के मामले सामने आते हैं। इस खबर के बाबत जब समय की टीम ने इलाके के डीसीपी से सवाल किया तो उन्होंने सिरे से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं। आज से 23 फरवरी तक दिल्ली में प्रदूषण का पहरा रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के निर्देशक पर केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर हवा को साफ करने के
लिए आज से क्लीन एयर कैंपेन शुरू करने जा रही है। इस दौरान लोगों को अवेयर करने के लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। राजनीतिक संकट और इमरजेंसी के बीच मालदीव में भारतीय मूल के 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के मोनी शर्मा और लंदन के आतिश पटेल को नेशनल सिक्योरिटी पर्पस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। मालदीव की संसद में मेंबर अली जाहिर ने कहा है कि अब हमारे यहां प्रेस की आजादी नहीं है। यही नहीं, यहां लीडिंग चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आज चौथे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जमीन पर अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीतने का इतिहास रचने उतरेगी। अभी तक भारत साउथ अफ्रीका में 6 सीरीज खेल चुका है और एक भी नहीं जीत सका है। दोनों टीमों के बीच 1992 में 7 मैचों की पहली सीरीज खेली गई थी। 6 मैचों की इस सीरीज में भारत 3-0 से आगे है। आज खेला जाने वाला मैच शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। तो ये थी देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। चलते हैं न्यूज रूम, मेरी सहयोगी हुमरा के पास। शुक्रिया कंचन। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है एक कैंप पर सेना के, और खासा नुकसान पहुंचा है। नुकसान क्या हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे। हालात कैसे हैं वहां पर, इस वक्त पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आतंकी हमले में सेना के जवान शहीद हुआ है और उनकी बेटी की मौत हो गई है। आतंकियों ने आज सुबह करीब 4:50 पर सेना के सुंजवान मिलिट्री कैंप पर हमला किया था और इस हमले में जेसीओ का एक जवान, उनकी बेटी घायल हो गई थी, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं आतंकी अभी भी आर्मी कैंप के अंदर एक मकान में छुपे हुए हैं। फिलहाल फायरिंग बंद है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। कैंप पर हमला करने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। ये शुरुआती जानकारी है। बताया जा रहा है कि हमले में 3 से 5 आतंकी शामिल हो सकते हैं। जम्मू के आईजीपी एसडी जम्बाल ने बताया कि आज सुबह एक संतरी ने संदिग्ध कुछ हरकत देखी, जिसके बाद संतरी ने फायरिंग की तो उधर से भी गोली चलने की आवाजें आने लगी। आपको बता दें, इस बार आतंकियों ने सेना के कैंप के उन हिस्सों को निशाना बनाया है जहां जवानों के परिजन रहते हैं। इस आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बातचीत की है। As per report, around 4:45 in the morning, there was a attempt. There was some suspicious movement noticed by the Santri, and they fired back. They fired upon the Santri bunker was fired upon, and they retaliated. We suspect that the militants have the number is not known. They have been cornered in one of the family quarters. As per the preliminary report, there are 2 injuries on army side. There is one Hawaldaar and one his daughter. Forces have immediately reacted, cordon off the area, operation is on, details will follow. अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और नियंत्रण रेखा पर पिटने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने एक दुस्साहस किया है। गीदड़ों की तरह और कायरों की तरह जम्मू में भारतीय सेना के सुंजवान कैंप पर हमला किया है, लेकिन इन आतंकवादियों को बहुत जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये आतंकवादी जो है दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन तमाम, चाहे वो सिविलियंस हैं, चाहे हमारे सेना के जवान हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सर्विलांस पर है। हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार निगाह रखे हुए हैं, यानी कि तलाश की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्योति मौजूद हैं। ज्योति, जरा ये बताएं कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है और जो जख्मी होने का जो आंकड़ा है, कहीं पर 3 आ रहा है, कहीं पर 7 आ रहा है, क्या कुछ सेना के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है? ऑपरेशन क्योंकि अभी भी चल रहा है। देखिए, ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। हालांकि थोड़ी देर पहले ही ये बताया गया था कि 11 बजे के लगभग सेना की तरफ से ब्रीफिंग होगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अभी 11 बजने में समय है, सभी उत्सुकता से इसी का इंतजार कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के पीछे है क्या और अभी तक की क्या इसमें अपडेट्स हैं। लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं वो सुबह 4:50 पे आतंकवादियों ने सुंजवा मिलिट्री स्टेशन, जो सेना की 36 ब्रिगेड है जहां पर, वहां पर उन्होंने हमला किया था। लेकिन
जो पहला अटैक था, बताया जा रहा है कि ये 2 हमलों में किया गया है। पहला अटैक विफल कर दिया गया था, वो फ्रंट गेट से था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो पीछे तूता वाली खड्ड है, फॉरेस्ट एरिया है, वहां से घुस पाने में ये कामयाब हुए हैं और ये वहां से सीधे जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, जेसीयूज के क्वार्टर्स है, वहां तक पहुंच पाने में कामयाब। और वह फायरिंग में एक जो जूनियर कमीशन ऑफिसर थे और उनकी बेटी थी, ये पहले घायल हो गए, लेकिन अभी सुनने में यही आ रहा है कि वो शहीद हो चुके हैं और उनका अभी लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसकी ऑफिशियली की गई बिल्कुल पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हम आपको जरा ज्योति बताते हैं कि इस वक्त जो खबर आ रही है हमारे पास कि फायरिंग आतंकवादियों की तरफ से जो की गई है उसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं, उसमें 7 जवान भी जख्मी हुए हैं। और दूसरा ये कि सुजवान जो कैंप है जहां पर यह हमला किया गया ज्योति, वहां पर परिजन रहते हैं सेना के, और साथ ही 2003 में यह हमला किया गया था वहां पर। उसके बाद से अगर देखें तो अब यह हमला है, इसको कैसे देखें? पाकिस्तान की क्या मंशा, क्या पाकिस्तान मैसेज देने की कोशिश कर रहा है यहां पर? बिल्कुल 17 साल पहले भी, लगभग 15 साल पहले भी यहीं पर हमला हुआ था, लेकिन उस समय कोई आतंकवादी बहुत बड़े मिशन में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जहां तक वो पहुंचे, निसंदेह उनका दुस्साह है कि यहां तक पहुंच गए हैं। कई लोग घायल हैं, मैं जैसे पहले बता चुका हूं, इस पर ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया है। 11 बजे इस पर आधिकारिक तौर से जो पीआरओ डिफेंस है वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, तभी कुछ सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। लेकिन इतना है कि पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन कर दिया गया है, हेलीकॉप्टर से सर्च की जा रही है, ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है और कुछ शार्प शूटर्स भी अंदर इंगेज किए गए हैं ताकि वो घटना को पूरी तरह से निपटने में कामयाब हो सके। और जितने भी साथ साथ लगते एरियाज हैं, जैसे स्कूल्स हैं, वहां एक मॉल है वेव्स मॉल, उसको भी बंद कर दिया गया है जब तक कि इस प्रशासन के अगले निर्देश नहीं जारी किए जाते। बिल्कुल जो खबर आ रही है ज्योति, खबर ये भी है कि कुछ और बैकअप भी मंगाया गया है, यानी कि सेना के और जवान भी वहां पर बुलाए गए हैं मौके पर ताकि इन लोगों को मार गिराया जाए। लेकिन नुकसान जो है इस वक्त सेना का काफी हुआ है, इसमें बताया जा रहा है, जो हमें क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि कई जवान इसमें और जख्मी हुए हैं जो आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। ज्योति आप बने रहिए हमारे साथ। और जेल की सुरक्षा को लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर की जेल की सुरक्षा को लेकर और सख्ती की जाए, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्री का, और उन्होंने बाकायदा एक नोटिस भी जारी किया है महबूबा मुफ्ती को, और उसमें साफ तौर पर यह है कि सुरक्षा सख्त की जाए। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लिखे गए खत में कहा गया है कि वो जेलों और कैदियों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा की समीक्षा करें। इसके अलावा जेलों की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती के लिए भी कहा गया है। गृह मंत्रालय ने मसले को गंभीरता से लेते हुए महबूबा सरकार को हिदायत देते हुए कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी आतंकवादी नवीद जट के श्रीनगर जेल से भागने के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में दोषी लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार से पूछा गया है कि आखिर एक आंतरिक सुरक्षा प्राप्त कैदी को अस्पताल के ओपीडी में क्यों भेजा गया। तो ये सवाल सरकार से किए जा रहे हैं, जरा सा इस पर हम जान लेते हैं। ज्योति जरा बताएं, सरकार को काफी सख्त संदेश देने की कोशिश महबूबा मुफ्ती को कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और साथ ही और भी सवाल पूछे गए हैं इलाज के दौरान जब कैदियों को लाया जाता है ओपीडी अस्पताल में। देखिए, एक शर्मनाक घटना है कि यूनियन गृह मंत्रालय, यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक राज्य सरकार को लिखित रूप में फिर से रिमाइंड करवाना पड़ रहा है कि वहां पर जेलों की सुरक्षा अधिक की जाए। ये मैंडेटरी है कि जहां पर आतंकवादी हैं वहां पर सुरक्षा रहनी चाहिए, उनकी आवाजाही पर नजर होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों को जिस तरह ओपीडी में लेके जाया गया है, ये निसंदेह एक षड्यंत्र का ही हिस्सा था। इस पे जब तफ्तीश होगी तो पूरी तरह से होगी। लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जिस तरह से राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि हमारे मुख्यमंत्री को उन्होंने चेताया है कि किस तरह जो कैदी हैं उनकी मूवमेंट पर मॉनिटर किया जाए, जेलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, मॉनिटरिंग के लिए और भी जो अत्याधुनिक उपकरणों की जरूरत है वो भी वहां पर मुहैया करवाई जाए। लेकिन जो होना था वो हो चुका है। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था। जैसे पल पल की जानकारी उन आतंकवादियों की थी, उस नवेद के पहुंचने से पहले वहां पर 2 मिलिटेंट्स पहले से हैं। ये न सिर्फ बातें हैं बल्कि सीसीटीवी में भी ये रिकॉर्डेड है। उसके बाद
जिस तरह पुलिस ने कहा है कि वो रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन सिविलियंस की जान को खतरा हो सकता था, तो शायद ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था कि उसे उस जगह पर ले जाया गया जहां पर पुलिस इस तरह की घटना को, इस तरह की वाक्यों को शायद बोल पाए, उनको एक सबूत के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन इसकी जब जानकारी होगी, जो जो इन्वॉल्वमेंट होंगे उनको जरूर पनिश भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो आतंकवादी जिस तरह से निकलकर भाग पाने में कामयाब हुआ है, एक फेलियर है पुलिस का पूरी तरह से। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सुजवान कैंप पर जो हमला हुआ है और अभी भी क्योंकि ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, इससे जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और क्विक एक्शन टीम जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है और अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल हैदराबाद में बैठक होती है, काफी लंबी ये बैठक चलती है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, खासकर अयोध्या को लेकर। जो श्री रविशंकर का फॉर्मूला था उसको मानने से इंकार किया जाता है, उसको खारिज कर दिया जाता है उस प्रस्ताव को। हैदराबाद में हुई अहम बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस मसले पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि अयोध्या मामले पर बोर्ड का कहना है कि वो मस्जिद की जगह नहीं छोड़ सकते, राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला ही मानेंगे। इसके अलावा बोर्ड ने नदवी के मस्जिद शिफ्ट करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अयोध्या विवाद का कोर्ट से बाहर हल तलाशने की कोशिश कर रहे आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने दावा किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य सलमान हुसैन नदवी मस्जिद कहीं और बनाए जाने पर सहमत हो गए हैं। किसी मस्जिद को गैरुल्लाह की इबादत के लिए देना कतन हराम है और शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मुसलमान ऐसा करेंगे तो वह इंदल्लाह जवाबदेह होंगे। बोर्ड का यही मौकफ है। मामला अदालत आलिया में है, सुप्रीम कोर्ट में है। बोर्ड ने फैसला किया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा कानूनी तौर पर उसे माना जाएगा। कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो अकीदा और आस्था का नहीं है, वो हक मिल्कियत का है। इसलिए उम्मीद है कि फैसला मुसलमानों के मौकफ के मुताबिक होगा। अगर ऐसा हुआ तो न ये किसी की जीत होगी और न किसी की हार, बल्कि इंसाफ की फतेह होगी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्षकार हाजी महबूब का एक बयान सामने आया है और इस बयान में उन्होंने साफ कहा है कि पहले भी वो ये कहते रहे हैं कि देश की खातिर मुसलमानों को त्याग करना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के हाजी महबूब ने कहा है कि देश के लिए मुसलमान त्याग करेंगे। उन्होंने कहा कि मार्च में उलेमा बैठक कर विवाद पर चर्चा करेंगे और बैठक के बाद सभी उलेमा पीएम मोदी से मिलेंगे। हाजी महबूब ने कहा है कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हम वहां मस्जिद बनाने नहीं जा रहे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये विवाद सुलझा लिया जाएगा। सुरेखा हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी। सुरेखा, यानी कि विरोधाभास साफ नजर आता है, एक राय निकलकर यहां पर नहीं आ रही है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया उस प्रस्ताव को जिसकी पेशकश नवीद साहब ने की थी। जी हाँ, और एक तरीके से इसे अगर समझने का कोशिश किया जाए कि क्या विश्लेषण किया जा सकता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बैठक कर रही है, कल से जो शुरू हुआ है 3 दिवसीय, उसमें जो फैसले लिए जा रहे हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं। जबकि जिस तरीके से कल श्री रविशंकर से मिलने गए थे सलमान जी, तो वहां पर जो लिया गया है वो एक तरीके से व्यक्तिगत तौर पर किया गया है। तो यानी कि अब ये देखना होगा कि जो बोर्ड का फैसला होगा उसे लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर जो व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से श्री रविशंकर मुलाकात कर रहे हैं कुछ लोगों से, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा है, एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना था कि प्रधानमंत्री से भी वो मिलने की कोशिश करते रहे 3 तलाक के मुद्दे को लेकर भी, तभी भी वो प्रधानमंत्री ने मौका ही नहीं दिया है उन्हें मिलने का। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस जो ये बैठक हो रही है ये काफी अहम होने वाली है और सबकी निगाहें, हर राजनीतिक नेता की और हर राजनीतिक पार्टी की निगाह इस पर है। क्योंकि 2 अहम मुद्दे हैं जिस पर बैठक ये चल रही है। 3 तलाक का मुद्दा है जो एक नेशनल इश्यू है और वहीं पर अयोध्या का जो मुद्दा है वो भी। इस मसले पर तो विराम लग गया ना कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये मसला सुलझ सकता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही स्वीकार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और केंद्र सरकार ने जो राज्य के अधिकारी हैं उनको नसीहत की है कि वो सांसदों की इज्जत करें, क्योंकि शिकायत की गई थी सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, कि उनकी बात को नहीं सुना जाता है या उसको अमल नहीं किया जाता है।
साथ ही गलत कामों की पैरवी करने वालों के आगे नहीं झुकने के निर्देश दिए हैं और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई नई गाइडलाइन में साफ कर दिया है कि अधिकारी माननीयों के अनुचित काम के लिए दबाव बनाने पर नहीं झुकें। अधिकारियों को साफ कर दिया गया है कि सिर्फ मौखिक आदेश पर कोई भी काम न करें। दरअसल बहुत से सांसदों की शिकायत है कि उनके संसदीय क्षेत्रों में सरकारी अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते, जानकारी बिना ही मनमाने फैसले ले लेते हैं। शिकायत पर संसदीय समिति ने एक्शन लेते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी को जरूरी कदम उठाने को कहा है और साथ ही सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को गाइडलाइन भेजी गई है, जिसमें बताया गया है कि सांसदों के साथ अधिकारी किस तरह बर्ताव करेंगे। इसमें सांसदों और विधायकों के सम्मान में अधिकारियों को खड़े रहने का आदेश दिया गया है और साथ ही इनके दबाव में कोई गलत काम नहीं करने का निर्देश भी दिया गया है। अधिकारी हर हाल में लिखित आदेश पर काम करें। यदि आदेश आपात स्थिति वाले हैं और लिखित आदेश देने का वक्त न हो तो संबंधित आदेश अगले दिन लिखित में लिया जाए। लेकिन एक लाइन जरा आपको फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, अगर वो सामने आते हैं तो अधिकारियों को खड़े रहने का निर्देश दिया गया है उनके सम्मान में, यानी कि सांसदों और विधायकों के सम्मान में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। ये नसीहत दी गई है केंद्र सरकार की अधिकारियों को। आलोक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, जरा ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि हमारी बात को नहीं सुनते हैं और जो फैसले हैं वो भी अधिकारी कभी कभी ले लेते हैं, कुछ इस किस्म की शिकायतें और उसके बाद केंद्र सरकार की सख्ती, इसको कैसे देखें? एक लंबे समय से इस तरीके की शिकायतें आ रही थी कि माननीयों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं और उनको तवज्जो नहीं देते हैं और उनका उठकर सम्मान भी नहीं करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने चीफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से अभी थोड़े दिन पहले ही मुलाकात की थी और उसके बाद अभी 2 दिन पहले डीओपीटी के अंडर सेक्रेटरी अतुल गुप्ता की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आलोक, जरा एक बात बताइए, कोई आईएएस रैंक का अधिकारी है और वो अगर अपनी जगह पर अपने ऑफिस में बैठा है और सांसद साहब आते तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा ही संदेश दिया है केंद्र सरकार ने? देखिए, प्रोटोकॉल जो तय किया गया है उसके मुताबिक यही है कि सिर्फ सांसद ही नहीं, सांसद या फिर विधायक या फिर उसके समकक्ष जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलसी हो या राज्यसभा के सदस्य हों, उन सब के जाने पर उस अधिकारी को खड़े होकर उसका सम्मान करना होगा। इसी के साथ ही अगर वो जब निकलेंगे तो आलोक, आपको याद है, आपको याद है, और यह भी आलोक, आपको याद है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ट्रांसफर एक जमाने में हो रहे थे, क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है तो बहुत सारे ट्रांसफर एक साथ होना शुरू हो जाते हैं। अधिकारियों का ये कहना था, उन्होंने पीएम मोदी से भी शिकायत की थी इस बात की कि क्या कोई अधिकारियों का सम्मान नहीं है। क्या ये सवाल यहां पर नहीं उठता है? देखिए, उस एडवाइजरी में ये साफ तौर पर बता दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी माननीयों का गलत काम किसी अधिकारी को नहीं करना है और लेकिन विनम्रता पूर्वक उनको मना करना होगा। अभी तक स्थितियां दूसरी थी। अभी हम लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सीओ से एक विधायक की झड़प हुई, इसी तरीके से गाजीपुर में घटना हुई, इसी तरीके से गोरखपुर में एक घटना हुई। इस तरीके से तमाम शिकायतें ऐसी आई जिससे कि ये साबित हुआ कि अधिकारी माननीयों की बात, सांसदों और विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। खासतौर पर सांसदों की बात नहीं सुनी जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक संसदीय समिति ने, जो सांसदों के सम्मान का ख्याल रखने वाली संसदीय समिति ने, उसने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे कि इनकी बात तो सुनी जाए, अधिकारी बात तो सुने, अधिकारी सम्मान तो करें। उसी को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी ने डीओपीटी को बुलाया और डीओपीटी की तरफ से ही अंडर सेक्रेटरी अतुल गुप्ता, उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई सभी चीफ सेक्रेटरीज, राज्यों के सभी चीफ सेक्रेटरीज को, और उनको ये बताया गया है कि किस तरीके से माननीयों का सम्मान करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कि माननीयों का कैसे सम्मान करना है, ये बताने की कोशिश की गई है। और एक दूसरी खबर है, पीएससी ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो पुल बनाए गए थे वो अभी भी अच्छी हालत में हैं, लेकिन आजादी के बाद जो पुल बने हैं वो काफी बुरी हालत में दिखाई दे रहे हैं और बार बार निर्माण करना पड़ता है। यहां पर यह कहा गया है कि संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएससी ने रेलवे पुलों के हालात को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शुक्रवार को संसद में रखी रिपोर्ट में कमेटी ने कहा है कि भारतीय
रेल में ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कई पुल आज भी अच्छे हालात में हैं, जबकि आजादी के बाद बनाए गए पुलों की गुणवत्ता खराब है और इन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। पीएससी के मुताबिक रेल अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण की गुणवत्ता खराब होती है और पुलों के निर्माण में भी ज्यादा वक्त लगता है। समिति ने पाया है कि रेलवे के 31 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण को स्वीकृति देने में औसतन 4 साल का समय लगा। इनमें से एक पुल की स्वीकृति में तो 11 साल तक लग गए, जबकि पुल करीब 3 साल में का बन गया। और यही नहीं, पीएससी पुलों के निरीक्षण के लिए खरीदे गए 290 उपकरणों का केवल 7% ही इस्तेमाल किया गया। समिति ने ऐसे गैर जरूरी उपकरणों को ज्यादा कीमत देकर खरीदने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात की है। यानी कि संलिप्तता की बात यहां पर आ रही है कि अधिकारियों की मिलीभगत भी है यहां पर। लेकिन बहुत बड़ा खुलासा यह है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कई पुल आज भी अच्छी हालत में हैं, जबकि आजादी के बाद बनाए गए पुलों की गुणवत्ता खराब है। अनामिका रत्ना मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अनामिका, बहुत अहम रिपोर्ट इसको कहेंगे। जी, जाहिर तौर पर ये जो अकाउंट्स कमेटी, संसद की अकाउंट्स कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है, ये कहीं ना कहीं सीधे रेलवे प्रशासन पर उंगलियां उठाता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी कई ऐसे गैर जरूरी सामानों की खरीद पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन इस बार सीधे तौर पर आंकड़े दिए गए हैं और साफ तौर पे कहा गया है कि जो अंग्रेजों के समय के पुल बने हुए हैं उन्हें अभी भी मरम्मत तक की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि अब के बने हुए पुलों को लेकर बार बार मरम्मत करना पड़ता है और साथ ही पुलों के निर्माण के लिए जो आवेदन होते हैं उसे ही काफी सालों तक अधिकारी लटका देते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया है, बार बार मोदी सरकार ये कहती है कि प्रक्रियाओं में जटिलताएं कम करनी है, लेकिन बावजूद यहां तक कि इसमें उदाहरण दिया गया है इस अकाउंट्स कमेटी में कि एक पुल की सहमति देने में ही मात्र 11 साल लग गए। ऐसे में पिछले दिनों कई पुल हादसे हुए हैं। मुंबई में भी एक पुल ढह गया था, आपको ध्यान होगा, जब कई यात्री मारे गए थे। तो ऐसे हादसों को कहीं ना कहीं रेलवे इस तरह से पुलों के निर्माण में अगर लापरवाही बरती जाती है या फिर ठेकेदारों की मिलीभगत होती है तो कहीं ना कहीं कमजोर पुल का निर्माण हो रहा है, जो सीधे तौर पर यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी माना जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे के जो पुल होते हैं उसमें प्रत्येक दिन भी अगर देखा जाए, औसतन भी निकाला जाए तो लाखों से ज्यादा। बड़ी बात यह है अनामिका, देखिए बड़ी बात यह है कि पीएससी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, यानी कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। रिपोर्ट के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं, इसको कब अमली जामा पहनाया जाएगा ये काफी अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे राहुल गांधी का चुनावी दौरा कर्नाटक का, इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी खबर। कश्मीर में आतंकवाद पर आखिरी वार की जरूरत। कभी भी गोली के बाद अब बोली का वक्त। कहीं भी पंजाब हरियाणा के किसान खेतों में जमा एग्रो वेस्ट जलाते हैं, जो गुम हो जाती है खबरों की भीड़ में। स्टूडियो की लंबी डिबेट्स के बीच मैं लाया हूं। तो फिर कौन है आरुषि का हत्यारा? सिर्फ 3 मिनट में पूरी खबर। चौथा इक्का बनने की ख्वाहिश अब तक अधूरी। अब वक्त आ गया है कि हमें सच का सामना करना चाहिए। और कर्नाटक दौरा शुरू हो चुका है राहुल गांधी का, यानी कि जो चुनावी आगाज है वो शुरू हो चुका है। और यहां पर ये देखना होगा कि इस चुनावी जो रैलियां वो करने वाले हैं या जो मुलाकात करने वाले हैं उसमें कौन कौन सी बातें अहम होती हैं। लेकिन उससे पहले जो गुजरात में हुआ, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया गया, क्या कांग्रेस यहां भी कुछ ऐसा ही करने वाली है? तो इसी मकसद से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से कर्नाटक के 4 दिनों के चुनावी दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो 2 मंदिरों के साथ एक दरगाह भी जाएंगे, यानी कि यहां पर बैलेंस वो कायम रखेंगे। राहुल सिद्धेश्वर मठ के अलावा गुलबर्गा जिले में स्थित हजरत ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह भी जाएंगे। और राहुल गुजरात चुनाव की तरह ही कर्नाटक में भी भाजपा के खिलाफ आक्रामक शैली में दिखाई देंगे और राफेल समेत बीजेपी शासित राज्यों के भ्रष्टाचार पर घेरेंगे। चूंकि कर्नाटक के कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा फोकस अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाना होगा। राहुल गांधी बेल्लारी, कोपल, रायचूर, गुलबर्गा और बिदर में रैली करेंगे। राहुल कर्नाटक में भी विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग, खासकर युवाओं से मिलकर रोजगार, भाजपा और संघ की विचारधारा में महिलाओं की उपेक्षा और व्यापारियों से मिलकर जीएसटी की खामियों पर
चर्चा करने वाले हैं। यानी कांग्रेस पार्टी आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। नीरज हमारे सहयोगी साथ में मौजूद है हमारे। नीरज, कर्नाटक दौरे से पहले जो माहौल तैयार हुआ, यहां पर हमने देखा कि येदियुरप्पा ने चुनावी हिंदू भी कहा राहुल गांधी को कि चुनाव जब आते हैं तो राहुल गांधी हिंदू हो जाते हैं, मंदिरों में जाने लगते हैं मत्था टेकने के लिए। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें झंडे को लेकर जो वहां पर कन्नड़ संगठन है वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हैं। वो किस पाले में जाएंगे, इसके लिए भी भाजपा और कांग्रेस में कहीं ना कहीं रस्साकशी चल रही है। उधर सिद्धरमैया का अपना एक एजेंडा है झंडे को लेकर। इस तरह के माहौल में चुनावी दौरा कितना अहम? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दौरा और सबसे पहले हुमरा इस दौरे के प्रतीकात्मक महत्व को समझते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 जिलों का दौरा करेंगे, बेल्लारी और कोल्लम, जो कि कर्नाटक के 2 महत्वपूर्ण जिले हैं। और बेल्लारी का क्या महत्व इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यहीं से अपने लोकसभा चुनाव लड़ा था एक बार, और उनके मुकाबले खुद मौजूदा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव मैदान में उतरे थे और उस चुनाव में सोनिया गांधी की जीत हुई थी। उसके पहले इंदिरा गांधी ने भी एक महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत बेल्लारी से की थी। तो महत्वपूर्ण यह है कि आज बेल्लारी से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत जो है राहुल गांधी करेंगे। 1 बजे यह दौरा शुरू होगा। और रही बात आपने बात की मंदिर का, जो आरोप लगाया जा रहा है कि मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त, देखिए कर्नाटक दौरे में एक खास बात यह होगी कि इसमें सभी धर्मों के जो स्थल है, जो धार्मिक स्थल है, वहां राहुल गांधी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे। लिंगायत समुदाय से जुड़े जो सिद्धेश्वर मठ है, आज वहां राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके अलावा मस्जिद भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। तो कर्नाटक की चुनावी यात्रा में वो हर धार्मिक स्थल पे जाएंगे। रही बात दूसरे चुनावी मुद्दों की बात, तो उन तमाम मुद्दों पर जिन पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, उसका जवाब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया लगातार दे रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जमीन जो है कर्नाटक में मजबूत है, लेकिन येदियुरप्पा कितना डेंट करने में कामयाब हो पाते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी नीरज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहां पर हम बात करेंगे अमित शाह के हरियाणा दौरे को लेकर जहां पर जाट आरक्षण को लेकर मांग उठने लगी है। और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अमित शाह का दौरा टल सकता है। अमित शाह का दौरा टल सकता है क्योंकि इस तरह की जाट आरक्षण की मांग वहां पर उठ रही है। सूत्रों की माने तो खुफिया एजेंसियों ने शाह का दौरा टालने की सलाह दी है। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। मिशन 2019 के लिए जुटे अमित शाह 15 फरवरी को जिंद में बाइक रैली करने वाले हैं और इसके लिए करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को जिंद पहुंचने के लिए कहा गया है। बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शाह के दौरे का विरोध करने के अलावा 18 फरवरी को बलिदान दिवस मनाने का ऐलान किया है। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने अमित शाह की रैली स्थल के पास ही अपनी रैली करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रमुख विपक्षी INLD और कांग्रेसी नेता भी शाह के दौरे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में खुफिया एजेंसियों को चिंता है कि कहीं विरोध और रैलियों की इस स्थिति में कार्यकर्ता के बीच टकराव की स्थिति न बन जाए। यहां पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने शाह के दौरे का विरोध करने के अलावा 18 फरवरी को बलिदान दिवस मनाने का भी ऐलान कर दिया है। अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, काफी ज्यादा उग्र दिखाई दे रहे हैं जाट, और ये जो आरक्षण की जो उनकी मांग है वो लगातार हालांकि सालों से होती रही है, लेकिन जो हम विरोध का ये तरीका देख रहे हैं, बलिदान दिवस और इस तरह से ये पूरा प्रदर्शन करना, विरोध करना, क्या ये रैली, क्या ये दौरा टल सकता है अमित शाह का? देखिए, खुफिया एजेंसी ने ये खबर दी है और जिस तरह से आंदोलन का, जिस तरह से अमित शाह के 15 फरवरी के इस रैली का विरोध हो रहा है, बाइक रैली यहां पर की जानी है जिसमें जिंद में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वहां पर पहुंचे। और ऐसे में न सिर्फ जाट महासभा जो है वो विरोध कर रही है, बल्कि INLD कांग्रेस भी उसमें हाथ मिला रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इनपुट्स आ रहे हैं उसका कहना है कि वहीं पे बगल में जो अमित शाह का सभा स्थल है उसके पास
प्रवासी जाट भी वहां पर रैली करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ये अंदेशा है खुफिया एजेंसियों को कि कहीं दोनों ही रैलियों के कार्यकर्ताओं में टकराव होकर कोई बड़ा हादसा न हो जाए, और इसी वजह से ये सलाह दी गई है खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि फिलहाल इस रैली को टाल दिया जाए। जाट जो महासभा है उसकी तरफ से जो थ्रेटनिंग दी जा रही है उसे देखते हुए फिलहाल ये रैली को टाल दिया जाए। फिलहाल अभी इस तरह की पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिए हैं और उनका कहना है कि अगर इस तरह से रैली अगर किसी के दबाव में टाली गई तो ये गलत मैसेज जाता है। लेकिन अब देखना है अगर खुफिया एजेंसी इस पर बार बार इस तरह की हिदायत देती है तो शायद मजबूरी में पार्टी को भी इस रैली को आगे के लिए टाला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस जानकारी के लिए। और फिलिस्तीन के दौरे को लेकर यहां पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के कि ये फिलिस्तीन का दौरा कितना अहम होने वाला है। पहले प्रधानमंत्री हैं जो जा रहे हैं फिलिस्तीन, लेकिन यहां पर फिलिस्तीन को कितनी उम्मीदें हैं भारत से और भारत को लेकर फिलिस्तीन का अभी तक क्या राय रही है। फिलहाल आज पीएम मोदी फिलिस्तीन पहुंचेंगे जहां वो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा वो रामल्ला में यासिर अराफात म्यूजियम का भी दौरा करेंगे। पीएम मोदी यहां फिलिस्तीन के दिवंगत नेता यासिर अराफात को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मोदी ऐसे पहले भारतीय पीएम हैं जो फिलिस्तीन की यात्रा पर पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम यूएई पहुंचेंगे जहां वो रहेंगे और यहां वो यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित भी करेंगे। 11 फरवरी की शाम मोदी ओमान के सुल्तान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन 12 फरवरी को मोदी ओमान के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच समझौते की उम्मीद की जा रही है। अमेरिका द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के बाद और तनाव बढ़ गया था। अब फिलिस्तीन इस मुद्दे को लेकर भारत से मदद चाहता है। मोदी ने दौरे से पहले ट्वीट कर कहा था कि मेरे और प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास के बीच चर्चा में फिलिस्तीन के विकास और वहां के लोगों की बेहतरी के लिए बातचीत हो सकती है और समर्थन भी जारी रहेगा। यानी कि दोनों जो मुल्क हैं वो ऐसे ही आगे इन रिश्तों को बढ़ाएंगे। विजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र, हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट अब्बास है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पीएम के दौरे से पहले और उन्होंने बहुत सारी उम्मीद भारत के प्रति जताने की कोशिश यहां पर की थी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों में अगर देखें तो समर्थन लगातार मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मदद की बात करें। दूसरा ये कि 1988 को वो कभी नहीं भूलते हैं जब भारत ने फिलिस्तीन को खड़ा करने में सहयोग दिया था और अभी हाल में ही जो यूएन में हुआ यरूशलेम को लेकर जो पक्ष में वोट दिया भारत ने। ऐसे में भारत से कितनी उम्मीदें, आर्थिक समझौतों को लेकर क्या हो सकता है, जरा बताएं। देखिए, सबसे अहम बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि कूटनीतिक और आर्थिक ये दोनों लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का फिलिस्तीन का ये दौरा बेहद अहम है। और महमूद अब्बास जो वहां के चीफ हैं उनसे वो काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और सिर्फ वही नहीं बल्कि फिलिस्तीन की जो तमाम आवाम है उसको भी भारत से काफी उम्मीद है, क्योंकि भारत और फिलिस्तीन के जो संबंध रहे हैं वो काफी पुराने हैं और हर समय हर संकट की घड़ी में भारत ने मदद किया है। ये तो पहली बात हुई। और दूसरी सबसे अहम बात है कि आज जो फिलिस्तीन के नेता मोहम्मद अब्बास और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में जो मुलाकात होगी और बायलैटरल टॉक्स होंगे उसके बाद कई मुद्दे पर करार भी होने की उम्मीद है। उसमें सबसे अहम है कि भारत चाह रहा है कि फिलिस्तीन के विकास में काफी अहम योगदान दे। तो इस लिहाज से आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों देश के बीच में कुछ अहम करार तो होंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एक सांकेतिक महत्व कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के फिलिस्तीन दौरे का है, क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल की विदेश नीति जो भारत की है उसमें जिस तरह से भारत ने एक फाइन बैलेंस बनाया है, इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। उसके बाद आज देर शाम पीएम के दौरे से विजेंद्र, सबसे पहले तो ये कि फिलिस्तीन के इस दौरे से पीएम के नाराजगी कहां हो सकती है, कहां एक स्ट्रांग मैसेज कूटनीतिक तौर पर हम यहां पर देखते हैं इस देश किस देश को। और दूसरा मेरा सवाल यह है आपसे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच रिश्ते थोड़े से जो खटास है वो थोड़ी कम हो, क्या इसकी कोशिश महमूद अब्बास कर सकते हैं चर्चा के दौरान, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही थी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि महमूद अब्बास को भारत से उम्मीद है और खासतौर पर मोदी जिससे उम्मीद ये है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो तमाम कशीदगी है उसको कम करने में भारत अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे, ये चाह रहा है फिलिस्तीन। क्योंकि सबसे अहम बात है कि भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो काफी स्ट्रांग है और दोनों के बीच नजदीकियां ज्यादा है। तो इस लिहाज से फिलिस्तीन इस मौके पर चाहेगा कि वो इजराइल के साथ जो भी उसके कशीदगी है, जो भी उसके तल्ख संबंध है, उसको मदद
उसको दूर करने में भारत और उसके समस्या के समाधान में भारत मदद करे, पहली बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात है कि इसके कूटनीतिक जो एक मायने है वो बेहद अहम इस लिहाज से है कि जिस तरह से भारत की जो विदेश नीति रही है फिलिस्तीन के प्रति और भारत की विदेश नीति जो इजरायल के प्रति रही है, इसमें भारत ने फाइन बैलेंस किया है। लेकिन जो आपने जिस सवाल का जिक्र किया किससे ज्यादा नाराजगी होगी, तो पहले शुरुआती दौर में माना यह जा रहा था कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के फिलिस्तीन दौरे से इजरायल में नाराजगी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि भारत ने इन दोनों के संबंधों में और इन दोनों को लेकर भारत की जो नीति है उसमें इस तरह का फाइन बैलेंस किया है कि न तो फिलिस्तीन को है नाराजगी और रही इजरायल को ही नाराजगी है। जी विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। तो इस नई टीम में नए चेहरे रहने वाले हैं, यानी कि इस नई टीम में 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरों को जगह मिली है। पार्टी ने यादव चेहरे को मौका दिया है, अपने युवा संगठन की कमान सुभाष यादव को सौंपी है। महेंद्र नाथ पांडेय की 38 सदस्यीय टीम में 15 उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री और 16 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। केंद्र में मंत्री पद जाने के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी रहे सांसद संजीव बालियान की फिर टीम में वापसी हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती को अपशब्द कहने के आरोप में बीजेपी से निष्कासित हुए बीएसपी से निष्कासित हुए दयाशंकर सिंह की बीजेपी की नई टीम में वापसी हो गई है। दयाशंकर सिंह को फिर से उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके इतर चुनाव में मेहनत का इनाम देते हुए प्रदेश महामंत्री गोविंद शुक्ला को महामंत्री बनाया गया है। टीम में 8 ब्राह्मण, 14 पिछड़े जाति अति पिछड़े हैं और 7 दलित और 10 ठाकुर हैं। वैश्य और अन्य जातियों के चेहरे हैं। संगठन में 2 यादवों को जगह मिली है। इसके अलावा नाराज नेताओं को भी साधा गया है। टिकट कटने से नाराज नवाब सिंह नागर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुधीर हलवासिया को भी उपाध्यक्ष का पद मिला है। वहीं कोर संगठन में 3 महिलाओं को जगह मिली है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने जो नई टीम का ऐलान किया है उसमें हमने आपको बता दिया, जिसमें ब्राह्मण और पिछड़े अति पिछड़े, 7 दलित और 10 ठाकुर, यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश की है। आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, जरा बताएं महेंद्र नाथ पांडेय की ये टीम कितना असर करने वाली है 2019 लोकसभा चुनाव के लिए। और दूसरा सवाल ये कि जो निष्कासित हुए थे नेता जिन पर बहुत गंभीर आरोप थे, उनकी टीम में वापसी हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जंबो टीम सामने निकल कर आई है। महेंद्र नाथ पांडेय की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नए चेहरों को स्थान दिया जाएगा, पुराने चेहरों को हटाने का काम भी किया जाएगा। तो जो जिनको हटाए गए हैं वो या तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं शिव प्रताप शुक्ला, उनको संगठन से बाहर किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह है, अनुपमा जायसवाल है, सुरेश राणा है, धर्मपाल है, इनको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। साथ ही दयाशंकर सिंह जिन्होंने बीएसपी सुप्रीमो पर तमाम टिप्पणियां की थी, जिनके कारण पार्टी से वो निष्कासित किए गए थे, उन्हें भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। एक खास बात और रखी गई है इस टीम में, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री का एक पद अभी भी रिक्त रखा गया है ताकि आने वाले दिनों में समायोजन किया जा सके, संगठन में लोगों को तरजीह दी जा सके। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन की बात करें और जातीय संतुलन की बात करें, इन दोनों का ही समावेश इस महेंद्र नाथ पांडेय की टीम में देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो लखनऊ से सुधीर हलवासिया को भी इसमें स्थान दिया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संजीव बालियान की भी वापसी हुई है, जो कि मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में तमाम आरोपों से घिरे थे। तो एक संतुलन के साथ जगह नहीं मिली है। आलोक, बड़ी बात यह है कि जिनको जगह नहीं मिली है या जो जिनको काफी उम्मीदें थी या जिनको हटाया गया है, उनका असर क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये कुछ देर के बाद शायद निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के इस पर आपको बताएंगे व्हाट्सएप के जरिए पैसों का लेन देन कर पाएंगे आप, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि व्हाट्सएप के जरिए आप पैसों का लेन देन कर सकते हैं और ये खबर काफी अहम होगी आप लोगों के लिए कि कैसे होगा ये व्हाट्सएप के जरिए पैसों का लेन देन। भारत में नए पेमेंट फीचर का ट्रायल शुरू हो रहा है और यहां पर जो फेसबुक के वाली मैसेजिंग सेवा कंपनी व्हाट्सएप भारत में नए पेमेंट फीचर का ट्रायल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पेमेंट का फीचर फिलहाल बीटा मोड में है और इसके लिए इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। जब ये फीचर लॉन्च होगा तो नया व्हाट्सएप ई वॉलेट प्लेटफॉर्म पेटीएम और पेमेंट फीचर वाली मैसेजिंग सेवाओं को कड़ी चुनौती देगा। खासतौर से गूगल द्वारा हाल में लॉन्च किए गए तेज वॉलेट को इससे कड़ी चुनौती मिलेगी। व्हाट्सएप को नई सेवा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से काम करेगी और कई बैंकों का इसे समर्थन मिलेगा। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक शामिल है। प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। प्रभाकर, व्हाट्सएप से अगर होगा तो ये माने कि क्योंकि व्हाट्सएप के जो फॉलोअर्स हैं तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, बहुत फायदा होने वाला है और टक्कर जो होगी, चुनौती जो होगी वो भी कड़ी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अभी जो लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में शामिल हैं, जो इसकी सेवा दे रहे हैं, व्हाट्सएप का ये जो पूरा फीचर है, क्योंकि लगातार बदलाव हो रहा है और व्हाट्सएप को यूज करने वाले काफी तादाद में लोग हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इसमें काफी मदद मिलेगी और कहीं न कहीं वित्त मंत्रालय और आरबीआई से भी उन्होंने परमिशन मांगी है। दूसरी बड़ी बात कही जा रही है हुमरा की आखिर कोई ऐसा बैंक होगा या गेटवे होगा जिससे ये आधिकारिक तौर पर एमओयू करेंगे जिसके जरिए ये पेमेंट होगा। तो आप देखें व्हाट्सएप की जब शुरुआत हुई थी और आज तक की जो स्थितियां है उसमें काफी बदलाव आया है, काफी चेंजेज आए हैं, काफी कुछ जो फीचर है उसको व्हाट्सएप ने बदला है और कहीं कहीं भारत जैसे देश में इसका एक बड़ा फायदा देखा जा सकता है। देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर व्हाट्सएप इसका कब तक ऐलान करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस जानकारी के लिए। और दिल्ली में पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी अवेयरनेस के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सी सारी कोशिशें भी हो रही हैं। 23 फरवरी तक दिल्ली में प्रदूषण का पहरा रहेगा आज से। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के निर्देश पर केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर हवा को साफ करने के लिए आज से क्लीन एयर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं और इस दौरान लोगों को अवेयर करने के लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस कैंपेन के जरिए दिल्ली की हवा से प्रदूषण को न्यूनतम स्तर पर ले जाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही इसके लिए दिल्ली में 66 टीमें बनाई गई हैं। एमसीडी की निगरानी में हर सब डिवीजन में 2 टीमें प्रदूषण कम करने का काम करेंगी। इस कैंपेन की शुरुआत आज जोरबाग के इंदिरा पर्यावरण भवन से होगी। इस कैंपेन के दौरान सेमिनार, वर्कशॉप जैसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रभाकर, कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली है, बहुत सारी टीमें बनाई गई हैं। क्या वाकई में ये अमल कर पाएंगी? इनको काम करने में क्या परेशानियां आ सकती हैं? बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो देखने लायक है। दूसरी बड़ी बात है क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो दिल्ली से सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, साइंस विज्ञान के मंत्री है, उन्हीं का विभाग इस मुहिम की शुरुआत कर रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार जो काम शुरू कर रही है उसमें दिल्ली सरकार कितना सहयोग कर पाती है, क्योंकि पहले आप देखें एनजीटी लगातार मामले की सुनवाई करता रहा है, लेकिन चाहे केंद्र की एजेंसियां हो, राज्य की एजेंसियां हो, वो प्रदूषण को लेकर जो कुछ कार्रवाई करनी थी उसको करने में नाकाम रही है। तो एक बड़ी शुरुआत के तौर पर इसे की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरह से सेमिनार होंगे, संगोष्ठी होंगे, लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा और दिल्ली की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, दिल्ली सरकार है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और इसके अलावा एमसीडी, जो तीनों एमसीडी है, उनकी कई टीमें बनाई गई है और सब एक साथ मिलकर सामंजस्य के साथ काम करेंगे। तो अब देखना होगा, देखिए एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली के लोग प्रदूषण से काफी परेशान हैं, बीमारियां बढ़ रही है, अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो इस मुहिम को अच्छे तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से क्या वाकई जो मुहिम की शुरुआत आज हो रही है वो सफल हो पाती है या नहीं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। और भारत, आपको बता दें कि वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका में 6 बार खेल चुका है, लेकिन एक भी जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम आज चौथे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जमीन पर अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल सीरीज जीतने का इतिहास रचने उतरेगी। और अभी तक भारत साउथ अफ्रीका में 6 सीरीज खेल चुका है, एक भी नहीं जीत सका। दोनों टीमों के बीच 1992 में 7 मैचों की पहली सीरीज खेली गई थी और 6 मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से आगे है। आज खेला जाने वाला मैच शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा। आयुषी मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। आयुषी, कितनी उम्मीदें? देखिए, भारतीय टीम जिस तरह से सीरीज में प्रदर्शन कर रही है बहुत ही शानदार रहा है। 3-0 से सीरीज में आगे है, मतलब अब सीरीज हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड भी कायम किया है कि लगातार 3 मैचों में जो उन्होंने जीत हासिल करी है, आज से पहले साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम ऐसा कभी नहीं कर पाई है। और अगर आज का मैच भारतीय टीम जीतती है तो वो एक रिकॉर्ड कायम करेगी कि वनडे सीरीज जीतने का जो अभी तक कभी नहीं हो पाया है, जो विराट कोहली कप्तानी में लगातार भारतीय टीम रिकॉर्ड बना रही है, तो ये एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। और लेकिन किसके करियर में 4 चांद लगने वाले हैं, जरा ये बताएं। विराट कोहली की अगर कप्तानी की बात करें कि वो जब भी रणनीति की भी, जी हाँ, रणनीति की बात करें तो जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनका मनोबल इस टाइम पे बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि लगातार 3 मैचेस हार चुके हैं। जो उनके कप्तान है माकरम, वो अपने प्रदर्शन में भी मतलब कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। वो उनके ऊपर साउथ अफ्रीका की कप्तानी है और लगातार जो दिग्गज प्लेयर बाहर होते जा रहे हैं। आज काफी अहम दिन है भारत